ये एक इंपॉर्टेंट केस आता है। तो V और B एक दूसरे के परपेंडिकुलर है और मैग्नेटिक फील्ड यूनिफॉर्म का केस हम लोग ले रहे हैं। V और B पैरेलल है, तब तो चार्ज पार्टिकल पे कोई फोर्स लगेगा नहीं, कांस्टेंट वेलोसिटी से स्ट्रेट लाइन पाथ पे चलते रहेगा। लेकिन अब देखते हैं B तो यूनिफॉर्म है, लेकिन V और B को परपेंडिकुलर कर दिया। तो यहां पे प्रॉपर विजुअलाइजेशन हो, इसलिए मैग्नेटिक फील्ड को मैं इस प्लेन के परपेंडिकुलर कंसीडर करता हूं। तो मैग्नेटिक फील्ड इस प्लेन के परपेंडिकुलर कंसीडर करने का मतलब या तो इनवर्ड या आउटवर्ड। अगर इनवर्ड होगा तो क्रॉस से दिखाएंगे, आउटवर्ड होगा तो डॉट से दिखाएंगे। तो चलो एक केस लेते हैं कि अगर मान लेते हैं मैग्नेटिक फील्ड यूनिफॉर्म है और यहां पे इनटू द प्लेन है, तो इसका मतलब क्रॉस से दिखाएंगे। लेकिन यूनिफॉर्म है, इसका मतलब ये गैप स्पेसिंग जो होंगे मैग्नेटिक, ये भी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ही है, लेकिन पैरेलल जो यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड होते हैं उसको पैरेलल लाइन से दिखाएंगे। तो यहाँ पे ये सारे पैरेलल लाइंस हैं, लेकिन ये लाइंस अंदर की ओर जा रहा है, इसलिए इसको क्रॉस से दिखा रहा है। तो ये हो गया यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। और V और B परपेंडिकुलर है, तो अगर किसी मोमेंट पे ये कंसीडर किया जाए कि चार्ज पार्टिकल को ये इस तरीके से V वेलोसिटी इधर है, चलो पॉजिटिव चार्ज मान के चलते हैं, और ये हो गया V वेक्टर। तो क्या V और B वेक्टर परपेंडिकुलर हो रहे हैं क्या? देख सकते हो V हमारा इस प्लेन में है और मैग्नेटिक फील्ड इसके प्लेन के परपेंडिकुलर है। तो V और B परपेंडिकुलर हो गए, B यूनिफॉर्म हो गए। तो इस केस में फोर्स का डायरेक्शन किधर बनेगा? तो V पे हाथ रख के अगर B की ओर घुमाओ तो B क्रॉस है, तो क्रॉस रहे तो पाम को इस तरीके से रखो। पहले V वेक्टर के अलॉन्ग लाए, और क्रॉस रहे तो पाम को इस तरीके से, डॉट रहे तो पाम को इस तरीके से। तो आसानी से V को V की ओर घुमाएंगे तो V से है, B अंदर है, तो इसका मतलब ये V क्रॉस B थंब ऊपर गया। तो इस जगह पे फोर्स बाय द मैग्नेटिक फील्ड का ये डायरेक्शन हो गए, जो कि V वेक्टर के परपेंडिकुलर है। तो देखो कि फोर्स और वेलोसिटी वेक्टर एक दूसरे के परपेंडिकुलर है, तो अब ये फोर्स वेक्टर क्या करेगा? वेलोसिटी वेक्टर के डायरेक्शन को तो चेंज करेगा, लेकिन चूंकि दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर है, तो पीछे भी हम लोगों ने डिस्कस किया कि स्पीड में कोई चेंजेस नहीं आएंगे। तो अब ये कांस्टेंट स्पीड रहेगा। तो थोड़ा यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन को रिकॉल करो। यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में क्या होता है कि वेलोसिटी वेक्टर टेंजेंशियल होते हैं और फोर्स वेक्टर टुवर्ड सेंटर एक्ट करता है। क्या उसी तरह का सिचुएशन बन रहा है कि फोर्स वेक्टर वेलोसिटी वेक्टर के परपेंडिकुलर है? यूसीएम में यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में फोर्स वेक्टर जो होते हैं सेंट्रीपिटल फोर्स होते हैं, और वो वेलोसिटी वेक्टर के हमेशा परपेंडिकुलर है। तो ये फोर्स इस वेलोसिटी के डायरेक्शन को चेंज करेगा, तो फोर्स इधर लग रहा है तो डायरेक्शन इधर की ओर चेंज करेगा। तो आगे बढ़ने के बाद भी जैसे V वेलोसिटी वेक्टर इधर हो गए, तो फिर से देखोगे तो V क्रॉस B क्या आ रहा है? तो ये बेसिकली वही टुवर्ड सेंटर का सिचुएशन देगा। अब यहां पे फोर्स बाय द मैग्नेटिक फील्ड इस डायरेक्शन में आ गए, तो फिर से यहां से ये बेंड करेगा, और ये बेंड होने की वजह से ये किस तरह के पाथ को फॉलो करेगा? तो ये सर्कुलर पाथ को फॉलो करेगा। इसलिए V और B अगर परपेंडिकुलर है तो ऐसे सिचुएशन में फोर्स बाय द मैग्नेटिक फील्ड, तो ये V वेलोसिटी के परपेंडिकुलर हो गया, और यहां पे पाथ जो हो जाएगा पार्टिकल का सर्कुलर हो जाएगा। तो ये सेंटर हो गए, चार्ज पार्टिकल इस तरीके से कांस्टेंट स्पीड से घूमते रहेगा। सो पाथ इज सर्कुलर। तो V और B पैरेलल थे, तो उस केस में पाथ स्ट्रेट लाइन था, V और B परपेंडिकुलर है और B यूनिफॉर्म है, तो ऐसे केस में पाथ सर्कुलर हो गए। और किस तरह का मोशन होगा? तो मोशन इज यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। तो इस केस में फोर्स बाय द मैग्नेटिक फील्ड का मैग्नीट्यूड कितने हो गए? तो QVB साइन थीटा, थीटा कितने हो जाएगा? 90 डिग्री। तो फोर्स बाय द मैग्नेटिक फील्ड इज QVB। अगर सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन पूछा जाए तो बेसिकली टेंजेंशियल एक्सेलरेशन तो होगा नहीं इस केस में। यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में टेंजेंशियल एक्सेलरेशन 0 होते हैं। रेट ऑफ चेंज ऑफ स्पीड अगर पूछा dV/dt,
तो किसी तरीके का स्पीड चेंज नहीं हो रहा है, dv बाई dt 0 होगा। यहाँ वेलोसिटी वेक्टर का डायरेक्शन चेंज हो रहा है, तो एक्सेलरेशन जो है वो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन है। सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन हो गया सेंट्रीपिटल फोर्स बाय मास, जो कि हो गया qvb बाय m के इक्वल। तो ये हो गया आपका सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन qvb बाय m, और टोटल एक्सेलरेशन भी यही हो जाएगा, और इस एक्सेलरेशन का डायरेक्शन किधर होगा, टुवर्ड्स सेंटर। The acceleration is towards center, force is towards center. पाथ हो गया सर्कुलर, और इस तरह के मोशन को बोलेंगे यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। तो अब सवाल यह है कि हम लोग इसमें जानना चाहेंगे कि ये जो पार्टिकल सर्कुलर मोशन में है तो इसका रेडियस क्या बन रहा है, इसका टाइम पीरियड क्या है। तो अगर अपने को रेडियस कैलकुलेट करना है तो इसके लिए हम लोग क्या बोल सकते हैं, तो जो या तो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन को क्या किसके इक्वल लिख सकते हैं, v स्क्वायर बाय r, या फिर सेंट्रीपिटल फोर्स को सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के इक्वेट कर सकते हैं। तो सेंट्रीपिटल फोर्स हो गया मैग्नेटिक फील्ड का फोर्स, दिस इज इक्वल टू मास इनटू जो यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड के फोर्स हो गए ये टुवर्ड सेंटर है, तो ये किसके इक्वल हो जाएगा, मास इनटू सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन, तो ये हो जाएंगे qvb, और सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन का क्या फार्मूला होता है, v स्क्वायर बाय r। तो देख सकते हो यहां से r सॉल्व करके क्या आ जाएगा, r इक्वल टू qvb mv स्क्वायर बाय r, तो r इक्वल टू mv बाय qb, एक तो v कैंसिल हो गए, तो r इक्वल टू mv बाय qb। तो ये जो r निकल गया यही कहलाएगा रेडियस ऑफ सर्कुलर पाथ। सो बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला हो गया कि अगर चार्ज पार्टिकल किसी केस में यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में इस तरीके से रखा जा रहा है कि v और b परपेंडिकुलर है, तो रेडियस का फार्मूला हो गया r इक्वल टू mv बाय qb। क्या हम लोग यहां पे टाइम पीरियड भी कैलकुलेट कर सकते हैं क्या, तो अगर हमें टाइम पीरियड निकालने हैं तो चूंकि यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन है तो टाइम पीरियड t का क्या फार्मूला हो जाएगा, तो t इक्वल टू 2 पाई r। तो अगर एक रोटेशन पूरा किया तो कितने डिस्टेंस ट्रेवल किया, 2 पाई r, किस स्पीड से, v स्पीड से, और r के जगह पे हम लोग लिख सकते हैं mv बाय qb। ये जो r का रिजल्ट है इसको यूज करेंगे हम लोग यहाँ पे mv बाय qb। तो 2 पाई बाय v और r के जगह पे mv बाय qb। तो देख सकते हो कि यहाँ पे स्पीड जो है वो कैंसिल हो गए, तो टाइम पीरियड का फार्मूला हो गया 2 पाई m बाय qb। तो ऐसा लगता है कि टाइम पीरियड स्पीड पे डिपेंड करने चाहिए, लेकिन टाइम पीरियड स्पीड के साथ साथ रेडियस पे भी डिपेंड कर रहा है, और रेडियस जो है वो स्पीड के प्रोपोर्शनल है। तो यहाँ पे स्पीड कैंसिल हो गया और टाइम पीरियड स्पीड पे डिपेंड नहीं कर रहा है। तो इसमें से कुछ कंक्लूजन मिल रहे हैं, तो क्या कंक्लूजन मिल रहे हैं, थोड़ा उस पॉइंट को समराइज कर लेते हैं यहाँ पे। तो टाइम पीरियड जो मिल रहा है वो अपने को, टाइम पीरियड इज इंडिपेंडेंट ऑफ स्पीड। टाइम पीरियड इज इंडिपेंडेंट ऑफ स्पीड, बट टाइम पीरियड किस पे डिपेंड कर रहा है, तो ऐसा नहीं कि किसी चीज पे डिपेंड नहीं कर रहा है, ये चार्ज और मास पे डिपेंड कर रहा है। चार्ज और मास के रेशियो को स्पेसिफिक चार्ज भी बोला जाता है। तो टाइम पीरियड जो डिपेंड कर रहा है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्पेसिफिक चार्ज। स्पेसिफिक चार्ज क्या हो जाएगा, चार्ज पर यूनिट मास। टाइम पीरियड इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू मैग्नेटिक फील्ड, बट टाइम पीरियड इज इंडिपेंडेंट ऑफ स्पीड। लेकिन रेडियस जो हो गया वो mv बाई qb। क्या हम लोग यहाँ पे ओमेगा निकाल सकते हैं क्या, एंगुलर स्पीड? तो एंगुलर स्पीड को हम लोग क्या लिखते हैं, 2 पाई बाय t। तो 2 पाई बाय t तो हमें है 2 पाई m बाई qb, तो ओमेगा का वैल्यू 2 पाई बाय t किसके बराबर हो जाएगा, दिस इज qb बाय m। तो ओमेगा हो गए qb बाय m। ये कैसा हो गया, इसको एंगुलर स्पीड या एंगुलर फ्रीक्वेंसी भी बोल सकते हैं। और सिंपल फ्रीक्वेंसी बताना है तो टाइम पीरियड का रेसिप्रोकल, कि टी के रेसिप्रोकल को हम लोग फ्रीक्वेंसी बोल सकते हैं। तो फ्रीक्वेंसी कितने हो जाएगा,
तो फ्रीक्वेंसी का मतलब हो जाएगा 1/t, जो कि टाइम पीरियड का रेसिप्रोकल QB/2πm। आगे एक डिवाइस हम लोग डिस्कस करेंगे, साइक्लोट्रॉन। तो साइक्लोट्रॉन फ्रीक्वेंसी बोलते हैं, उसका भी फार्मूला बेसिकली यही बनता है। तो इसलिए कभी साइक्लोट्रॉन फ्रीक्वेंसी कैलकुलेट करने आ जाए तो इसका मतलब f का मतलब 1/t और t के जगह पे 2πm/QB। तो ये हो गया फ्रीक्वेंसी। इस केस में अगर पार्टिकल किसी पोजीशन से ये स्टार्ट किया, मान लेते हैं कि v वेक्टर इधर है, अगर मान लेते हैं कि t0 पे इस लोकेशन पे थे, मैग्नेटिक फील्ड हमने इनटू द प्लेन लिया है एंड b इज यूनिफॉर्म। तो ऑब्वियसली v वेक्टर हमारा इस प्लेन में है, मैग्नेटिक फील्ड इनटू द प्लेन है, तो v परपेंडिकुलर टू b का केस है, तो पाथ सर्कुलर हो गया, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में। तो हो सकता है कि इसमें पूछा जा सकता है कि चलो जो t0 पे इस लोकेशन पे है और चार्ज पार्टिकल को ऐसा करते हैं कि एक कोऑर्डिनेट सिस्टम बना देते हैं। चलो ये y एक्सिस, ये x एक्सिस, t0 पे पार्टिकल ऑरिजिन पे है। तो t0 पे पार्टिकल ऑरिजिन पे है और इसको v वेक्टर हमने किधर की ओर दिया है, अलोंग x एक्सिस, और मैग्नेटिक फील्ड इनटू द प्लेन, यानी b जो है वो -k कैप, x एक्सिस y एक्सिस z एक्सिस बाहर है तो z एक्सिस के अपोजिट, यानी b का डायरेक्शन जो हो गया वो -k कैप। तो v क्रॉस b, थंब जिधर गया उधर की ओर सेंटर हो जाएगा। जब भी v परपेंडिकुलर टू b रहे तो v पे हाथ रख के b की ओर घुमाना है, क्रॉस रहे तो हाथ ऐसे, डॉट रहे तो हाथ ऐसे। तो v क्रॉस b, जिधर थंब गया पॉजिटिव चार्ज है तो सेंटर उधर ही हो गए। सर्कल खींच दिए, तो अगर सर्कल खींच दिया तो इसमें अब क्या पूछ सकता है, रेडियस पूछ सकता है। चलो इसको एक एग्जांपल के जैसा ट्रीट करते हैं। तो अगर पूछा रेडियस, तो रेडियस कितने, mv/QB, टाइम पीरियड 2πm/QB। पूछा t टाइम में एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कितने, व्हाट इज द एंगुलर डिस्प्लेसमेंट इन टाइम t, थीटा। तो थीटा इक्वल टू ओमेगा t, और ओमेगा क्या हो जाएगा, QB/m। ओमेगा क्या हो जाएगा, QB/m, क्योंकि ओमेगा का मतलब 2π/t, तो QB/m। तो थीटा इक्वल टू ओमेगा t, सो QB/m इंटू t, इससे थीटा निकल गए। तो t टाइम का ये एंगुलर डिस्प्लेसमेंट हो गए। अगर सेंटर का कोऑर्डिनेट पूछा, व्हाट इज कोऑर्डिनेट ऑफ द सेंटर, तो x कोऑर्डिनेट तो 0 हो जाएगा, y कोऑर्डिनेट r हो जाएंगे। तो 0, r, दैट इज 0, r का मतलब mv/QB। तो ये कोऑर्डिनेट हो गए, सॉरी सेंटर के, ओ ओरिजिन हो गया, सेंटर को c लिख देते हैं। तो सेंटर का कोऑर्डिनेट 0, r, x कोऑर्डिनेट 0, y कोऑर्डिनेट r का मतलब mv/QB। y एक्सिस को वापस कितने डिस्टेंस पे कट करेगा, 2r पे कट करेगा। हो सकता है कि हमें किसी टाइम t पे ये v वेलोसिटी वेक्टर लिखने के लिए आ जाए। व्हाट इज दिस वेलोसिटी वेक्टर एट टाइम t, तो एट t0 पे पूछा तो सीधा vi कैप, स्पीड तो वही है। तो किसी टाइम t पे, तो ये देखो कि वर्टिकल से थीटा बनाया, तो इस टाइम t पे ये एंगल क्या हो जाएगा, तो ये तो परपेंडिकुलर है, ये थीटा हो जाएगा। तो इसका मतलब इसका मैग्नीट्यूड तो v है, तो एट टाइम t वेक्टर v को क्या लिखेंगे, तो मैग्नीट्यूड v है तो v cos थीटा i कैप, v sin थीटा j कैप। v तो कांस्टेंट है, बाहर कर सकते हैं, sin थीटा cos थीटा, थीटा हम लोग यहां पे कैलकुलेट किए हुए हैं। तो cos थीटा का मतलब ओमेगा t, ओमेगा का मतलब QB/m इंटू t i कैप। sin थीटा तो ये हो जाएगा sin थीटा का मतलब ओमेगा t QB/m इंटू t j कैप।
तो किसी टाइम टी पे ये v वेलोसिटी वेक्टर हो गए, जबकि t0 पे की बात करेंगे तो vi कैप हो जाएंगे। किसी टाइम टी पे इसका अगर पोजीशन लिखने आ जाए, व्हाट इज द कोऑर्डिनेट एट दिस टाइम टी, तो ये पॉइंट का कोऑर्डिनेट अगर पूछा x, y, ये कोऑर्डिनेट क्या होने चाहिए किसी टाइम टी पे। तो किसी टाइम टी पे कोऑर्डिनेट पता करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, x कोऑर्डिनेट और y कोऑर्डिनेट बताओ ज्योमेट्री से क्या होने चाहिए। तो एट टाइम टी व्हाट इज x, व्हाट इज y। तो अगर x कोऑर्डिनेट की बात किया जाए तो आप देख सकते हो ये तो रेडियस r है, तो थीटा के सामने क्या बनेगा, r साइन थीटा। तो x कोऑर्डिनेट इज r साइन थीटा एंड y कोऑर्डिनेट इज, तो y कोऑर्डिनेट ये लेंथ हो जाएगा। तो ये पार्ट, ये रेडियस r है, ये हो गया r साइन थीटा, ये पार्ट क्या हो जाएगा r कॉस थीटा। तो ये कंप्लीट r है, r में से r कॉस थीटा को माइनस करेंगे तो ये हो जाएगा y कोऑर्डिनेट। सो दिस लेंथ इज r माइनस r कॉस थीटा, तो यही हो जाएगा y कोऑर्डिनेट। ये हो जाएगा x कोऑर्डिनेट, x कोऑर्डिनेट r साइन थीटा, y कोऑर्डिनेट r माइनस r कॉस थीटा, r माइनस r कॉस थीटा। तो r तो पता ही है mv बाई क्यू बी। साइन थीटा, थीटा की जगह पे क्या लिखेंगे, ओमेगा टी, थीटा की जगह ओमेगा टी, तो ओमेगा टी कितने हो गए, क्यू बी बाय एम इंटू टी। यहां पे r कॉमन हो जाएंगे तो एम बी बाय क्यू बी, और 1 माइनस कॉस थीटा, थीटा की जगह पे क्या लिखा जाएगा, ओमेगा टी, ओमेगा टी कितने हो गए, क्यू बी बाय एम इंटू टी। तो इस तरीके से किसी टाइम टी पे ये x और y कोऑर्डिनेट निकल गए। किसी टाइम टी पे v वेलोसिटी वेक्टर पूछा तो सिंपली मैग्नीट्यूड तो v है, v cos थीटा, i कैप, v sin थीटा, j कैप। एक्सेलरेशन वेक्टर चाहो तो वो भी निकाल सकते हो, ये वेक्टर टुवर्ड सेंटर होगा, ये वाला, ठीक है। तो यहाँ पे वेक्टर a है, ये थीटा हो जाएगा तो ये वर्टिकल से थीटा बनाएगा, तो a cos थीटा j कैप, a sin थीटा माइनस i कैप। और एक्सेलरेशन किसके बराबर, फोर्स बाय मास के बराबर। तो अभी हम लोग डिस्कस कर रहे हैं v परपेंडिकुलर टू b का केस एंड b इज यूनिफॉर्म, जिसको हम लोगों ने थर्ड केस नंबर रखा है। फर्स्ट केस में v0 लिया था, सेकेंड केस में v और b पैरेलल, और थर्ड केस में हम लोग लेके चल रहे हैं v परपेंडिकुलर टू b, b इज यूनिफॉर्म। तो यहां पे जो रेडियस का रिजल्ट आया वो आया mv बाय क्यूबी। तो काफी सारे क्वेश्चंस जो है यहाँ पे रेशियो पे, कंपैरिजन पे पूछ देता है कि जैसे कि मान लो कि डिफरेंट तरह के चार्ज पार्टिकल ले लिया, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, अल्फा पार्टिकल, तो उसके रेडियस का स्पीड बताइए, अगर कुछ कौन चीज़ें कांस्टेंट है, कुछ वेरिएबल। तो यहाँ पे देखो m इंटू वी, तो बेसिकली कुछ क्वांटिटी कांस्टेंट रहेगा, कुछ क्वांटिटी डिफरेंट पार्टिकल के डिफरेंट होंगे। तो एक फार्मूला बनाया, जो चीज़ें कांस्टेंट है उसको छोड़ के जो चीज़ें वेरी कर रहा है उसके प्रोपोर्शनल में फार्मूला सेट किया, और उसके बाद आसानी से आप रेशियो बता सकते हो। तो यहां पे m इंटू वी मोमेंटम, तो इसको मोमेंटम बाई क्यू भी लिख सकते हैं कि चार्ज पार्टिकल का मास m है, चार्ज पार्टिकल का स्पीड v है, तो मोमेंटम हो गए m इंटू वी को p से रिप्लेस कर सकते हैं। हो सकता है कि अभी प्रॉब्लम में काइनेटिक एनर्जी की बात कर दे कि चार्ज पार्टिकल का काइनेटिक एनर्जी k है, तो मोमेंटम को अगर काइनेटिक एनर्जी से रिप्लेस करना है तो मोमेंटम और काइनेटिक एनर्जी का तो रिलेशन पता है ना, काइनेटिक एनर्जी k इक्वल टू पी स्क्वायर बाय 2m। तो मोमेंटम क्या हो जाएगा, अंडर रूट 2m k। क्लियर है? तो मोमेंटम इक्वल टू हो गया mv, तो मास इंटू वेलोसिटी को रिप्लेस कर दिया मोमेंटम से, काइनेटिक एनर्जी पी स्क्वायर बाय 2m, तो p को भी रिप्लेस कर सकते हैं अंडर रूट 2m k से। ये हो गया क्यूबी। तो इस तरीके से अगर v और b परपेंडिकुलर है और b यूनिफॉर्म का केस है तो रेडियस को हम मोमेंटम और काइनेटिक एनर्जी से भी रिप्लेस कर सकते हैं। कभी कभी इसी में क्या बोलता है कि एक जो चार्ज पार्टिकल है, if charge particle is accelerated by potential difference
v। तो किसी इलेक्ट्रिक फील्ड में v पोटेंशियल डिफरेंस से चार्ज पार्टिकल को एक्सेलरेट किया और उसके बाद उसको एक यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में प्रोजेक्ट कर दिया, एंड देन इट इज प्रोजेक्टेड इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड B। और किस तरीके से प्रोजेक्ट किया? सो दैट कि V एंड B इज परपेंडिकुलर, सो दैट वेलोसिटी V इज परपेंडिकुलर टू B। तो आगे तो यही केस बना, V और B परपेंडिकुलर है और B यूनिफॉर्म है, लेकिन उसको जो काइनेटिक एनर्जी मिला है वो किसी इलेक्ट्रिक फील्ड के वजह से, पहले किसी इलेक्ट्रिक फील्ड में V पोटेंशियल से एक्सेलरेट किया। तो क्या रिजल्ट होता है? अगर किसी चार्ज पार्टिकल को V वोल्ट से एक्सेलरेट करोगे तो वर्क डन इक्वल टू हो जाता है चार्ज इनटू पोटेंशियल डिफरेंस। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में हम लोगों ने लर्न किया है, Q चार्ज को V वोल्ट से एक्सेलरेट किया जाए तो वर्क डन हो गया चार्ज इनटू पोटेंशियल डिफरेंस। तो यही वर्क डन किसके बराबर हो जाएगा? चेंज इन काइनेटिक एनर्जी के बराबर। तो वर्क डन हो गए चार्ज इनटू पोटेंशियल, चलो मैं लिख भी दे रहा हूं, तो वर्क डन चार्ज इनटू पोटेंशियल डिफरेंस, और ये किसके बराबर हो गया? चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। तो देयरफॉर QV, तो काइनेटिक एनर्जी बाद का K और इनिशियल का 0। तो अब जब वो मैग्नेटिक फील्ड में गया तो उसकी काइनेटिक एनर्जी कितनी हो गई? QV। तो इसलिए अब मैग्नेटिक फील्ड में जाके रेडियस क्या हो जाएगा? तो रेडियस इन मैग्नेटिक फील्ड B। तो मैग्नेटिक फील्ड में जाने के बाद रेडियस कितने हो गए? ऑब्वियसली यही फार्मूला R इक्वल टू mv बाई QB। एक बार फिर से लिखो, प्रैक्टिस होगा। R इक्वल टू mv बाई QB, बट यहां V का मतलब स्पीड से है, स्मॉल v लिखे हैं, और यहां पे कैपिटल V पोटेंशियल डिफरेंस। ये दोनों V अलग अलग है, ये स्पीड है और ये पोटेंशियल डिफरेंस है। स्पीड को हमने स्मॉल v लिखा, पोटेंशियल डिफरेंस को कैपिटल V। तो R इक्वल टू mv बाई QB, तो मोमेंटम P बाई QB, और मोमेंटम किससे रिलेट हो गया? काइनेटिक एनर्जी से, तो 2mk बाय QB। लेकिन ये काइनेटिक एनर्जी कहां से मिला है? इलेक्ट्रिक फील्ड में V पोटेंशियल डिफरेंस के वजह से। तो ये हो जाएगा अंडर रूट 2mk, k के जगह पे Q कैपिटल V बाय QB। और इसको भी थोड़ा सॉल्व करेंगे तो B1 बाई B अंडर रूट 2mV बाय, तो रूट के अंदर भेज देंगे Q स्क्वायर, बाहर Q है तो डिनोमिनेटर में रूट के अंदर Q स्क्वायर, न्यूमरेटर के एक Q से कैंसिल हो गया Q। तो इस तरीके से रेडियस का रिजल्ट हो गया अगर इसको V वोल्ट से एक्सेलरेट किया जाए। तो इस पे बेसिकली रेशियो वाले क्वेश्चंस बहुत सारे आते हैं, लेकिन उस तरह के क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए आपके माइंड में चार्ज, जो बहुत सारे कॉमन चार्जेज यूज होते हैं, जैसे प्रोटॉन की बात करें तो प्रोटॉन के लिए चार्ज, अगर चार्ज की बात करेंगे तो Q हो जाएगा प्लस E, और इसका मास अप्रोक्सीमेटली, अगर इसके मास की बात करें तो हो गया मास ऑफ प्रोटॉन। अगर हम लोग ड्यूट्रॉन की बात करें, थोड़ा ये चीज आपको पता रहने से प्रॉब्लम सॉल्व करने में इजी रहेगा। तो प्रोटॉन का चार्ज प्लस E, मास अप्रोक्सीमेटली ये क्या हो गया? प्रोटॉन का मास। ड्यूट्रॉन, तो ड्यूट्रॉन की बात करेंगे तो प्रोटॉन का मतलब हाइड्रोजन में से इलेक्ट्रॉन बाहर निकल गए तो प्रोटॉन बच गए। ड्यूट्रॉन का मतलब 1H2, प्रोटॉन का मतलब जैसे हो गया H प्लस, और ड्यूट्रॉन का मतलब भी H प्लस हुआ, लेकिन ये है 1,1 और ये होगा 1,2। तो इसका मतलब इसके अंदर इलेक्ट्रॉन तो बाहर निकल गए, लेकिन इसके अंदर एक प्रोटॉन और एक न्यूट्रॉन है। तो चार्ज तो इसके प्लस E ही हो जाएंगे, लेकिन मास जो इसका हो जाएगा अप्रोक्सीमेटली 2 टाइम्स मास ऑफ प्रोटॉन। प्रोटॉन न्यूट्रॉन का मास अप्रोक्सीमेटली चलो हम लोगों ने इक्वल मान लिया, तो अप्रोक्सीमेटली इसको कंसीडर करते हैं 2 टाइम्स मास ऑफ प्रोटॉन। इसी तरीके से अल्फा पार्टिकल की बात अगर कर दिया जाए तो अल्फा पार्टिकल का मतलब हो गया हीलियम प्लस प्लस, इसका 2 और 4 होता है, तो इसके चार्ज जो लिए जाएंगे वो प्लस
2e और इसके जो मास लिए जाएंगे तो इसका 4 टाइम्स, किसका? अप्रोक्सीमेटली प्रोटॉन के मास का 4 टाइम्स, क्योंकि इसके अंदर 2 प्रोटॉन और 2 न्यूट्रॉन है, तो अप्रोक्सीमेटली यहां पे हम लोग 4 टाइम्स मास ऑफ प्रोटॉन कंसीडर कर सकते हैं। तो रेशियो निकालने के पर्पज से अगर प्रोटॉन के मास को mp लिख रहे हैं तो अल्फा पार्टिकल के मास को 4 mp लिख सकते हैं, ड्यूट्रॉन के मास को 2 mp लिख सकते हैं। और इलेक्ट्रॉन का मास और प्रोटॉन का मास जो होता है, तो प्रोटॉन का मास इलेक्ट्रॉन के मास का 1836 टाइम्स होते हैं। तो अगर इलेक्ट्रॉन की बात करेंगे तो इलेक्ट्रॉन का चार्ज तो -e हो गया, साइन वाइज अलग हो जाएगा, मैग्नीट्यूड तो प्रोटॉन के बराबर ही रहेगा, लेकिन इसके साइन प्लस उसके साइन माइनस, और इसका जो मास होगा वो मास ऑफ प्रोटॉन अप्रोक्सीमेटली मास ऑफ प्रोटॉन डिवाइडेड बाय 1836, चलो अप्रोक्सीमेटली 1840 लिख सकते हो, 1836 40 के अप्रोक्स में जो है। तो इलेक्ट्रॉन का मास के प्रोटॉन से काफी कम है, डिवाइड किया 1840 अप्रोक्सीमेट बता रहे हैं। तो ये रिजल्ट आपको प्रॉब्लम सॉल्व करने में हेल्प करेगा, लेकिन इस तरह के प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए ये सब फार्मूले याद रहने चाहिए। R = mv/qb, mv को मोमेंटम लिख सकते हैं, मोमेंटम को काइनेटिक एनर्जी के टर्म में लिखना है तो √2m के, और अगर कभी इलेक्ट्रिक फील्ड से इसको रिलेट किया कि इलेक्ट्रिक फील्ड का जो पोटेंशियल डिफरेंस v है उससे पहले एक्सेलरेट कराया फिर मैग्नेटिक फील्ड में सेंड किया, तो काइनेटिक एनर्जी इलेक्ट्रिक फील्ड के वजह से कितने मिले? तो काइनेटिक एनर्जी qb। और ध्यान रखना है, मैग्नेटिक फील्ड में जाने के बाद चार्ज पार्टिकल का स्पीड चेंज नहीं होता है और उसका वेलोसिटी का डायरेक्शन चेंज होगा। किस तरीके से चेंज होगा? तो अगर VB परपेंडिकुलर है और B यूनिफॉर्म है तो ऑब्वियसली यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन का केस बनेगा। पार्टिकल सर्कुलर पाथ में घूम रहे होंगे और सर्कुलर पाथ में घूम रहे हैं तो रेडियस r, स्पीड v। चलो इस पे कुछ एग्जांपल देखते हैं। अगर एक प्रोटॉन, न्यूट्रॉन एंड अल्फा पार्टिकल को किसी मैग्नेटिक फील्ड में भेजा गया, किसी तरीके से ये मैग्नेटिक फील्ड है और यहां पे कोई पार्टिकल है, इसको स्पीड दिया गया। तो अगर V और B परपेंडिकुलर का केस है तो सर्कुलर पाथ पे घूमेगा। तो प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और अल्फा पार्टिकल का रेशियो, रेडियस का रेशियो पूछ रहा है। तो फाइंड द, तो प्रोटॉन, न्यूट्रॉन एंड अल्फा पार्टिकल्स को किसी यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में V परपेंडिकुलर टू B का केस दिया। तो क्वेश्चन है कि फाइंड द रेशियो ऑफ रेडियस। तो ये तीनों पार्टिकल का रेडियस का क्या रेशियो होगा, लेकिन कंडीशन क्या क्या है? तो मैग्नेटिक फील्ड तो सेम है, फाइंड द रेशियो ऑफ रेडियस इफ B इज सेम एंड V इज परपेंडिकुलर टू B। लेकिन 2-3 केस बना दे रहे हैं। पहला केस, दे हैव सेम स्पीड, B तो सेम ही है लेकिन सेम स्पीड। सेकेंड केस, सेम मोमेंटम। थर्ड केस, सेम काइनेटिक एनर्जी। तो प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, अल्फा पार्टिकल सेम काइनेटिक एनर्जी है किसी मैग्नेटिक फील्ड में, B यूनिफॉर्म है, VB परपेंडिकुलर है। एक केस है कि नहीं मोमेंटम सेम है, एक केस है स्पीड सेम है, रेडियस का रेशियो है। 2 पार्टिकल भी हो सकता है, कोई भी 2 पार्टिकल, 3 पार्टिकल, तरीके से क्वेश्चन सॉल्व करना है। तो अगर हम फर्स्ट की बात करें तो हमें रेशियो निकालना है रेडियस का, तो फार्मूला यूज करेंगे रेडियस का। क्या फार्मूला होगा? mv/qb। क्यों? क्योंकि V और B परपेंडिकुलर है, B यूनिफॉर्म है, R = mv/qb। तो अब यहां पे सेम स्पीड की बात कर रहा है,
और बी तो सब में सेम दे ही रखा है। तो अब देखो कि बी आपका सेम है, स्पीड सेम है, तो इसका मतलब R इज प्रोपोर्शनल टू m/q। तो इसका मतलब प्रोटॉन, ड्यूट्रॉन और अल्फा पार्टिकल के मास और चार्ज का रेशियो कंसीडर कर लेना है। तो R1:R2:R3 क्या हो जाएगा? तो सबसे पहले नंबर पे प्रोटॉन है, प्रोटॉन का मास हो गया mp, चार्ज हो गए e। फिर दूसरे नंबर पे ड्यूट्रॉन है, ड्यूट्रॉन का मास हो जाएगा 2 टाइम्स mp, चार्ज हो गए e। और अल्फा पार्टिकल का मास हो जाएगा 4 टाइम्स mp और चार्ज हो गया 2e। m∗p अप्रोक्सीमेट हो गया मास ऑफ प्रोटॉन। तो रेडियस का रेशियो देखो m/e सब में कैंसिल हो गए तो क्या हो जाएंगे? तो यहां पे बच जाएगा 1:2:4/2। क्लियर है? तो यहां पे हर पार्टिकल का चार्ज और मास अच्छे से हमें पता होना चाहिए। तो चार्ज हो गए e और इसके 2e, लेकिन मास हो गए इसके m, इसके 2m, इसके 4m। तो m और e कैंसिल, 4/2 2, 2/1 2, इधर 1। तो इस तरीके से रेडियस का रेशियो आ गया। लेकिन ये रिजल्ट क्या हो गया? कब? जब स्पीड सेम होगा। अगर समझ में आ गया तो ये सब क्वेश्चन में कुछ भी दम नहीं है, सिर्फ तुम्हें फार्मूले सेट करना है। तो यहां पे बोल रहा है सेम मोमेंटम, यानी उसी रेडियस के फार्मूले को यूज करेंगे, लेकिन हमें मोमेंटम पे जाना है। तो R = mv/qb। तो अब अगर हमें मोमेंटम पे जाना है तो p/qb। तो अब देखो कि मोमेंटम सेम हो गए, मैग्नेटिक फील्ड सेम हो गए, तो इसका मतलब R इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू q। तो अब ये मास पे नहीं, सिर्फ चार्ज पे डिपेंड कर रहा है। क्यों? क्योंकि सबके मोमेंटम सेम है। तो अब क्या हो जाएगा इस केस में? R1:R2:R3, तीनों का रेशियो चार्ज का इनवर्सली। तो 1 करके चार्ज का वैल्यू लिख दो सबके। तो फर्स्ट नंबर पे प्रोटॉन, तो चार्ज हो गए e। दूसरे नंबर पे ड्यूट्रॉन, तो उसके भी चार्ज हो गए e। और तीसरे नंबर पे अल्फा पार्टिकल, उसके चार्ज हो गए 2e। तो यहां पे रेशियो हो जाएगा 1:1:1/2। हाँ, नीचे से फ्रैक्शन हटाना चाहते हैं तो इसमें 2 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, तो 2:2:1। और थर्ड में बोल रहा है कि काइनेटिक एनर्जी सेम है। तो इसका मतलब रेडियस के फार्मूले को अब हमें काइनेटिक एनर्जी में ले जाना पड़ेगा। तो थर्ड के लिए R = mv/qb। mv का मतलब मोमेंटम p/qb, और मोमेंटम को काइनेटिक एनर्जी में लिखेंगे तो √2mk/qb। तो इस तरीके से सीक्वेंस में ध्यान रखोगे तो रिजल्ट याद रखना इजी होगा, नहीं तो डायरेक्टली हर रिजल्ट को याद रखने में डिफिकल्ट है। तो इसलिए स्टार्ट करना है mv/qb से। mv को फिर से बोलना है मोमेंटम p है, और p और काइनेटिक एनर्जी का तो रिलेशन सबको याद रहता है, p = √2mk। तो अब देखो कि यहाँ पे तुम्हारा काइनेटिक एनर्जी सेम है, मैग्नेटिक फील्ड सेम है, तो जो सेम है उसको सर्कल कर दिया, 2 तो कांस्टेंट ही है। तो इस केस में क्या बन रहा है? R = √m/q। तो अब जो डिफरेंट चार्ज पार्टिकल हैं, तो यहाँ पे चार्ज और मास डिफरेंट होने की वजह से अब ये चार्ज और मास पे डिपेंड करेगा, लेकिन किस तरीके से? √m/q। एक बार जहां तुमने प्रोपोर्शनल सेट किया, आपके आंसर तुरंत आ जाएंगे। तो 2 पार्टिकल है तो 2 का रेशियो 3 है, 3 का रेशियो 4 पार्टिकल है, 4 के रेशियो आसानी से। तो R1:R2:R3। तो अब इक्वल टू क्या लिखेंगे? तो प्रोटॉन का मास हो गया √m/e, और अगर ड्यूट्रॉन की बात करेंगे तो इसका मास हो जाएगा ट्वाइस ऑफ दिस, तो 2m/, चार्ज तो सेम होता है, तो प्रोटॉन और ड्यूट्रॉन का चार्ज e, लेकिन प्रोटॉन का मास m, तो ड्यूट्रॉन का मास 2m, और अल्फा पार्टिकल का मास 4m, और अल्फा पार्टिकल पे चार्ज हो गए 2e। तो अब इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो m और e तो पूरे में से चला जाएगा, क्या बच जाएगा यहाँ पे? 1:√2, 2 का रूट मतलब √2 हो गए, और यहाँ पे 4 का √2, 2/2 1। तो आप देख सकते हो कि अगर यहां देखा जाए तो प्रोटॉन और अल्फा पार्टिकल दोनों का रेडियस इक्वल हो जाएगा। देख रहे हो ना, यहां पे 4 है तो 4 का रूट लेने से 2 और 2 कैंसिल ही हो गए, तो ये 1:1 रह गए। लेकिन अगर ड्यूट्रॉन की बात करेंगे तो उसका जो रेडियस है वो √2 टाइम्स है, किसका? प्रोटॉन का भी और अल्फा पार्टिकल का। तो यहां पे रेशियो हो गया 1:√2:1। क्लियर है? तो इस तरीके से आप रेशियो बेस्ड क्वेश्चन आसानी से बना सकते हो। कुछ नहीं, इसके लिए जस्ट एक प्रोपोर्शनल का फार्मूला सेट करना है।
और अगर इलेक्ट्रिक फील्ड से रिलेट करेगा तो यही काइनेटिक एनर्जी को रिप्लेस कर देना है QV से।